नमस्कार दोस्तों। दुनिया को एंटी ग्रेविटी और मूनवॉक जैसे डांस स्टेप्स देने वाले माइकल जैक्सन वर्ल्ड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डांसर्स एंड सिंगर्स में से एक थे। पर किंग ऑफ पॉप माने जाने वाले माइकल जैक्सन जब इस दुनिया से गए तो उनकी डेथ एक मिस्ट्री बनकर रह गई। और इस मिस्ट्री में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिसकी बात इस वीडियो में हम आज करेंगे। We're getting some breaking news coming into the situation right now from about Michael Jackson, the king of pop, who's 50 years old. To one of our other big stories, the king of pop has died. दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा म्यूजिक इंडस्ट्री को समझना होगा। आपने बहुत बार सुना होगा कि म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत ही एविल इंडस्ट्री बोला जाता है, पर इसके पीछे रीजन क्या है? हम सबको लगता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे तगड़ा बंदा वो सिंगर या आर्टिस्ट है जो हमारे सामने सॉन्ग को प्रेजेंट कर रहा है, पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री को जो कंट्रोल करती है वो है इन सिंगर्स के पीछे के प्रोडक्शन हाउसेस, जैसे कि जी म्यूज़िक कंपनी, सोनी म्यूज़िक इंडिया, और इन्हीं प्रोडक्शन हाउसेस को हम लेबल्स भी कहते हैं। दोस्तों, ये लेबल्स सिंगर्स को फॉल्स होप दे देकर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है, और एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाने के बाद ये सिंगर्स को उनके म्यूज़िक और लिरिक्स के लिए प्रेशराइज करना शुरू करती है। साथ ही ये लेबल्स ट्राई करती है कि सिंगर्स को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए, और जितना भी रेवेन्यू सिंगर्स की वजह से आता है उसका बहुत ही कम परसेंटेज इन्हें दिया जाता है और बाकी सारा पैसा लेबल्स ले जाती हैं। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से म्यूज़िक इंडस्ट्री को एविल इंडस्ट्री बोला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब चीज़ों का माइकल जैक्सन की डेथ से क्या लेना देना। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि माइकल जैक्सन की डेथ की जो मिस्ट्री है कि क्या उन्हें प्री प्लान तरीके से मारा गया था या फिर वो एक एक्सीडेंटल डेथ थी, उसके तार काफ़ी हद तक इसी इविल म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, माइकल जैक्सन 1990s और अर्ली 2000 के सबसे बड़े ब्रांड बन गए थे, और उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा थी कि लोग उन्हें एक बार देखने को तरसते थे। बट दोस्तों, माइकल जैक्सन न केवल एक बेहतरीन आर्टिस्ट थे, बल्कि वो अपनी रियल लाइफ में भी चीज़ों को बहुत ही स्मार्टली और पावरफुल तरीके से मैनेज करते थे, और किसी से रिवेंज लेने का तो उनका तरीका एकदम अलग था। वो अपने मूव्स को इस तरीके से प्रिपेयर करते थे कि सामने वाले इंसान को कुछ खबर ही ना हो। एक ऐसी ही रिवेंज की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। तो बात है साल 1984 की, जब पेप्सी के एक एड शूट के दौरान माइकल का एक्सीडेंट हुआ और वो उसमें सीवियरली जल गए, और इस एक्सीडेंट को एमिनेम ने अपने एक सॉन्ग के वीडियो में शो करके माइकल का मजाक उड़ाया। अब दोस्तों, यहाँ पर और कोई आर्टिस्ट होता तो वो क्या करता? वो शायद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता और पब्लिकली आकर के इस चीज़ को अपोज करता। जैसे कि इंडियन सिंगर्स एंड रैपर्स अपने म्यूज़िक वीडियोज़ के थ्रू अपने कॉम्पिटिटर्स को रिप्लाई देते रहते हैं, पर माइकल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और वो एमिनेम को कुछ अलग ही सरप्राइज़ देना चाहते थे। अब दोस्तों, आप गैस करो कि वो क्या सरप्राइज़ देना चाहते होंगे। दोस्तों, माइकल ने सोनी म्यूज़िक के थ्रू एमिनेम के स्लिम शेडी म्यूज़िक और उनके पुराने म्यूज़िक रिकॉर्ड्स का पूरा कैटलॉग ही खरीद लिया, और अब जब भी एमिनेम कहीं पे परफॉर्म करते तो उसका थोड़ा सा रेवेन्यू माइकल की जेब में भी जाने लगा, और इस तरीके से माइकल ने अपने रिवेंज को कंप्लीट किया। बट दोस्तों, पूरा कैटलॉग खरीदने के बावजूद भी माइकल ने एमिनेम को कभी भी उनके म्यूज़िक या फिर लिरिक्स के लिए प्रेशराइज नहीं किया। मैंने आपको अभी बताया कि माइकल ने एमिनेम की म्यूज़िक राइट्स सोनी के थ्रू खरीदे थे, बट कैसे? तो दोस्तों, इसकी भी एक अलग ही स्टोरी है, और सोनी ही वो कंपनी है जिसने अर्ली डेज़ में माइकल को सपोर्ट किया, और फिर बाद में यही कंपनी माइकल की मौत का कारण भी बनी। दोस्तों, माइकल और सोनी ने लगभग 20 सालों तक साथ काम किया और एक के बाद एक हिट्स दुनिया को दिए, पर प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब सोनी ने माइकल के म्यूज़िक के साथ इंटरफेयर करना शुरू किया, और साथ ही जो बजट था माइकल के सॉन्ग्स और प्रमोशन के लिए उसे भी कट करना शुरू किया। इस इंटरफेरेंस और बजट कट के पीछे एक ही इंसान थे, और वो थे सोनी के सीईओ मिस्टर टॉमी मोटोला। हालांकि टॉमी मोटोला के रहते हुए सोनी ने काफ़ी ग्रोथ की और लगभग 60+ कंट्रीज़ में उनका बिजनेस एक्सपेंड हो गया, बट पावरफुल लेबल होने की वजह से टॉमी मोटोला ने काफ़ी सारे सिंगर्स को प्रेशराइज किया
और माइकल जैक्सन के अकॉर्डिंग टॉमी मोटोला काफ़ी रेसिस्ट इंसान थे और वो ब्लैक सिंगर्स को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। और जब माइकल को उनके म्यूज़िक के लिए प्रेशराइज किया जाने लगा तो ये चीज़ माइकल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उन्होंने सोनी को छोड़ना चाहा। बट क्योंकि उन्होंने सोनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो ऐसे में वो सोनी से अलग नहीं हो सकते थे और इस चीज़ को टैकल करने के लिए माइकल ने एक अलग ही मूव प्लान किया। At Sony, I've generated several $billion for Sony, several billion, and they really thought that my mind is always on music and dancing and it usually is, but they never thought that this performer myself would outthink them. Yeah! So I'm leaving Sony a free agent, owning half of Sony. So I own half of Sony's publishing and I'm leaving them, and they're very angry at me because of it, but I just did good business, you know. और उन्होंने सोनी की 50% ओनरशिप को ही खरीद लिया। दोस्तों, इस चीज़ से आप माइकल के इंटेलिजेंस और पावर को समझ सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने कंपनी छोड़ने के लिए कंपनी को ही खरीद लिया। पर माइकल यही नहीं रुके और उन्होंने टॉमी को एक्सपोज करना शुरू किया। Tommy Mottola is a devil. Respect! I'm not supposed to say what I'm gonna say right now, but I have to let you in on a secret. Say it! Please don't videotape what I'm going to say, okay? Turn that off, please. Know what? I don't mind. Tape it. Mariah Carey, after divorcing Tommy, came to me crying. She was crying so badly I had to hold her. And she said to me that this is an evil man. And Michael, this man follows me, she said. He taps her phones. And he's very, very evil, and she doesn't trust him. And he is a horrible human being. And we have to continue our drive until he's terminated. Oh! There you go! मराया कैरी, जो कि एक वेल नोन आर्टिस्ट थी उस टाइम की और साथ ही माइकल की एक अच्छी दोस्त भी, माइकल ने ऑडियंस में ओपनली जाके बताया कि किस तरह टॉमी मटोला अपनी एक्स वाइफ मराया कैरी को परेशान करते हैं और उनके फ़ोन कॉल्स को भी टैप करवाते हैं। साथ ही माइकल ने बताया कि टॉमी काफ़ी टाइम से मराया को फॉलो कर रहे थे और इन्हीं सब रीजंस की वजह से माइकल कहते हैं कि टॉमी इज़ एन ईविल मैन और उसे जल्द से जल्द सोनी की सीईओ की पोजीशन से टर्मिनेट किया जाना चाहिए। दोस्तों, माइकल ने जो ये बातें रिवील की उससे बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया और क्योंकि माइकल की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी तो उसी अमाउंट में टॉमी मटोला को हेट मिलना भी शुरू हुआ और इस इंसिडेंट के बाद माइकल एंड टॉमी वर लाइक बिगेस्ट एनिमीज ऑफ ईच अदर। इस इंसिडेंट के बाद माइकल ने सोनी को छोड़ दूसरे लेबल्स के साथ काम करना शुरू किया, पर माइकल की वजह से टॉमी मटोला का जो इमेज डाउन हुआ था वो काफ़ी बड़ा सेटबैक था टॉमी के लिए और उसे पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री से हेट मिलने लगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर माइकल जैक्सन की मौत हुई कैसे। तो बात है 1984 की, जब पेप्सी की एक एड शूट के दौरान उनके सेट पे आग लग गई और उस आग की चपेट में आने से माइकल का जो पूरा स्कैल्प था और उनके हेयर्स थे वो पूरे जल गए और उन्हें काफ़ी सीवियर बर्न्स आए थे। इन इंजरीज़ की वजह से माइकल को काफ़ी सारी हीलिंग प्रोसेस और प्लास्टिक सर्जरी से गुजरना पड़ा। साथ ही दोस्तों, जिस लेवल पे माइकल जैक्सन पहुंच गए थे उसे मेंटेन करना भी काफ़ी मुश्किल भरा काम था और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से माइकल की लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हुई और उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर भी था एंड एज अ रिज़ल्ट उनके डेली रूटीन और स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हुआ और धीरे धीरे उन्हें नींद ना आने की प्रॉब्लम हो गई। और इन सभी हेल्थ इश्यूज़ को टैकल करने के लिए उन्हें कुछ ऐसी मेडिसिन दी गई जो शायद नहीं दी जानी चाहिए थी। दोस्तों, माइकल के पास पूरे 8 डॉक्टरों की टीम थी और उसमें एक कार्डियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर कॉनराड मुर्रे, जिसे माइकल ने अपनी डेथ से कुछ हफ्ते पहले ही हायर किया था। डॉक्टर कॉनराड हमेशा माइकल के साथ रहते थे
और इन्होंने माइकल को कुछ ऐसी मेडिसिन दी जो कि मेडिकली इलीगल थी। जी हाँ दोस्तों, नींद न आने की वजह से डॉक्टर कॉनराड ने माइकल को प्रोपोफोल के इंजेक्शंस दिए और यही प्रोपोफोल आगे चल के उनकी मौत का कारण बनी। दोस्तों, प्रोपोफोल एक पावरफुल एनेस्थेटिक है जो कि सर्जरी के दौरान पेशेंट्स को बेहोश करने के लिए दिया जाता है और इसका यूज़ एक सर्टिफाइड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के सामने ही किया जा सकता है। बट डॉक्टर कॉनराड माइकल को ये दवाई नींद आने के लिए देते थे। दोस्तों, माइकल के मौत के दिन जो डॉक्टर कॉनराड का बिहेवियर था वो काफ़ी अनयूजुअल था और उनके एक्शंस को देख के ऐसा लग रहा था कि वो सच में माइकल को मारना चाहते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे वाली लाइन से समझ आएगा। 25 जून 2009 को सुबह 10:40 पे डॉक्टर कॉनराड ने ऑब्जर्व किया कि माइकल सांस नहीं ले रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर कॉनराड ने उन्हें CPR दिया, बट एक स्पेशलाइज्ड कार्डियोलॉजिस्ट होने के बावजूद डॉक्टर कॉनराड ने माइकल को गलत तरीके से CPR दिया और साथ ही उन्होंने किसी भी इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल नहीं किया। इस इंसिडेंट के लगभग 1.5 घंटे बाद माइकल के सिक्योरिटी गार्ड ने 911 पे कॉल करके पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन के दौरान डॉक्टर कॉनराड को मैनस्लॉटर और होमिसाइड का दोषी पाया गया और उसे 4 साल की सजा सुनाई गई, पर जेल में उसके अच्छे बिहेवियर के कारण उसे 2 साल से भी कम समय में छोड़ दिया गया। दोस्तों, अब यहाँ पर आपके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि क्यों एक सर्टिफाइड डॉक्टर होने के बावजूद डॉक्टर कॉनराड ने माइकल को गलत दवाई दी। मार्केट में नींद आने की बहुत सी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन प्रेजेंट है, बट स्टिल डॉक्टर ने उन्हें प्रोपोफोल दिया जो कि एक एनेस्थेटिक मेडिसिन है। साथ ही माइकल के मौत वाले दिन डॉक्टर का बिहेवियर इतना अनप्रोफेशनल क्यों था? तो दोस्तों, इसका जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा सा डॉक्टर कॉनराड की पर्सनल लाइफ को जानना होगा। डॉक्टर कॉनराड कुछ ज़्यादा ही रंगीन मिजाज इंसान थे और 6 बीवियां और 7 बच्चे होने के बावजूद उनके काफ़ी सारे अफेयर्स चल रहे थे। साथ ही उनकी पुरानी पत्नियों ने उन पे काफ़ी सारे लॉ सूट्स भी फाइल कर रखे थे और इन केसेस को लड़ने के अलावा वो काफ़ी सारा पैसा मेंटेनेंस के तौर पर अपनी बीवियों को देते थे और उनकी हालत ये हो गई थी कि कुछ समय बाद उन्होंने कोर्ट के सामने खुद को बैंकरप्ट घोषित कर दिया। डॉक्टर कॉनराड की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और साथ ही उनके ऊपर बैंकों का लगभग $6 लाख का लोन भी था। अब दोस्तों, मैं डॉक्टर कॉनराड की ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि माइकल के डेथ की मिस्ट्री इसी डॉक्टर के आसपास घूमती है और कॉनराड की फाइनेंशियल कंडीशन को देख के ये बेहद पॉसिबल लगता है कि किसी ने पैसे देकर डॉक्टर कॉनराड के थ्रू माइकल का मर्डर करवाया हो। अब ऐसा करवाने वाला कौन हो सकता है? तो दोस्तों, आप याद करिए टॉमी मोटोला को, जो कि माइकल के सबसे बिगेस्ट एनिमी थे और माइकल के मौत की ये बिगेस्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि टॉमी मोटोला ने ही डॉक्टर कॉनराड के थ्रू माइकल का मर्डर करवाया। और इस थ्योरी को इस बात से भी सपोर्ट मिलता है कि किस तरीके से महज 2 साल में ही डॉक्टर जेल से रिहा हो गए। इसका मतलब है कि ये पूरा मर्डर बिल्कुल प्लान्ड वे में हुआ था और बड़ी ही सफाई से डॉक्टर इस केस से बाहर भी आ गए। बट दोस्तों, ये सिर्फ एक थ्योरी है जो कि माइकल के मौत की मिस्ट्री को एक्सप्लेन करती है। बाकी इस थ्योरी में वेट कितना है ये किसी को भी नहीं पता। अब आप मुझे बताइए नीचे कमेंट्स में कि आप क्या सोचते हैं इस थ्योरी के बारे में और साथ ही आपको क्या लगता है कि क्या माइकल की ड्रग ओवरडोज से मौत हुई थी या फिर उन्हें एक प्लान्ड वे में मारा गया था। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को ताकि मैं आपसे मिल पाऊँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।